नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की दी शुभकामनाएं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सराहा। युवाओं को एस्ट्रोनॉट पुल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने गाड़ी जब्त। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। इस मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड में भारी बारिश ने पहाड़ों पर मचाई है आफत। थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री धामी की हालात पर नजर। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ले रहा है फैसला। और आइए आप खबरें विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडी की कार्रवाई की। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद में पास होने के सिर्फ एक दिन बाद ही कर्नाटक में कांग्रेस विधायक पर गाज गिर गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गैंगटॉक से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 12 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा भी शामिल है। साथ ही 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और पीएमएलए 2002 के तहत 4 वाहन शामिल हैं। आपको बता दें कि धन शोधन मामले में 22 अगस्त को उनके आवास सहित कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इसी मामले में सिक्किम विधायक वीरेंद्र पप्पी और उनके साले केसी तिप्पेस्वामी को भी ईडी हिरासत में लेकर बेंगलुरु ले जा रही है। जांच में अब यह खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे। तो अवैध धन हस्तांतरण के मामले में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन कांग्रेस विधायक के पास से करीब 12 करोड़ रुपए मिले हैं। कई सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। और बेंगलुरु से इस समय हमारे संवाददाता ज्योति दफेदार ज्यादा जानकारी के साथ हाजिर हैं। ये ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति, आपसे पूछना चाहेंगे कि महज 8 दिनों में ये दूसरी बार है जब कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया जा रहा है। केसी वीरेंद्र पे ये बड़ा आरोप है और ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? भावना, कल ही चित्रदुर्ग की जो कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर के ऊपर चित्रदुर्गा में कल सुबह 5 बजे ही ईडी ऑफिशियल्स वहां पे आए थे और प्राइवेट व्हीकल्स से आए थे, जांच किए थे। और कल से लेकर आज तक वहां पे लॉन्ग अवर्स रेड हुआ। और आज जो अन्य लोग वीरेंद्र और अन्य लोगों के परिसर पर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से संबंध धन शोधन निवारण अधिनियम यानी सीएमएमएलए के मामले में छापेमारी किए हैं। और इसमें 12 करोड़ रुपए नकद और लगभग 1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा और 6 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के सामान और अंतर्राष्ट्रीय कैसीनो सदस्यत्व पुरस्कार कार्ड, एलवीएन कैसीनो, मेट्रोपॉलिटन कैसीनो और बेल्जियो कैसीनो, मरिया कैसीनो, कैसीनो ज्वेल, विभिन्न बैंकों की क्रेडिट कार्ड भी ईडी ऑफिशियल्स को मिला है। ये तो बहुत बड़ा एक रकम साहब मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सदन में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल भी पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद इसी सिलसिले में अभी ईडी ने केसी वीरेंद्र को और उसके भाई को गिरफ्तार किए हैं असम में। टोटल 30 जगह पे शोध किए थे, बेंगलुरु, राजस्थान और गोवा, कर्नाटक में, और सभी कुल मिलकर 30 जगह पे ईडी ऑफिशियल्स वहां पे रेड किए हैं। और गोवा में उन्होंने कैसीनो भी चला रहे थे। अक्रम यहाँ बहुत इसके बाद और दोनों मिलकर
इलीगली कैसीनो चला रहे थे, तो उसके सिलसिले में ईडी ऑफिशियल्स रेड किए थे। इसी केस के कनेक्शन में कांग्रेस, उसके भाई का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको भी ईडी ऑफिशियल्स पूछताछ किए थे। और कुसुमा जो कांग्रेस की जो लीडर है, उनके घर में भी जाकर छापेमारी की है ईडी ऑफिशियल। जी, अगर केसी वीरेंद्र के बारे में जानना चाहे ज्योति, तो क्या है इनका पॉलिटिकल करियर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई कसिनो के में इनकी हिस्सेदारी भी है। ये पहली बार नहीं है। केसी वीरेंद्र उनका पप्पी नाम से ही वो जाने जाते हैं। पहले वो जेडीएस में थे, उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अभी चित्रदुर्गा की चल्लेगढ़ी की कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले भी 2016 में भी उनके घर में छापेमारी हुए थे, वहां पे भी नकद मिला था और बाथरूम में भी सोने की जो गोल्ड कॉइन भी वहां पे मिला था। तो पहले से ही उनका भाई सब लोग ये ऑनलाइन गेमिंग, ऑफलाइन गेमिंग में भी उनका हिस्सा है, शामिल हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है ऐसा उनके घर पर रेड होना। तो अभी ऑफिशियल्स भी देख रहे हैं डिजिटल एविडेंस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिला है, सब कुछ सीज कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ये करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। तो ये कोई साधारण सा केस नहीं है भावना जी। इसके साथ साथ केसी वीरेंद्र जिस मामले में संलिप्त पाए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी साइट्स के साथ ये सट्टेबाजी कर रहे थे? वो कैसीनो गोल्ड ओशन रिवर्स कैसीनो गोवा में जांच के खुलासे हुआ कि आरोपी किंग 567, राजा 567, पप्पी 003 और रत्ना गेमिंग जैसे नामों से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स में चला रहे थे। और इसके अलावा आरोपी के भाई जो है केसी तिप्पेस्वामी, दुबई से तीन व्यावसायिक इकाइयों डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम टेक्नोलॉजी का संचालन भी कर रहे हैं, जो केसी वीरेंद्र की कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग संचालन से जुड़े हैं। तो ये सब ईडी के इनसाइड सोर्स से हमें पता चला है कि यहाँ पे सब इसके सब भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं ईडी ऑफिशियल। जी, इससे पहले भी ज्योति अगर देखें इन 8 दिनों की घटनाक्रम को, कर्नाटक में दूसरे कांग्रेस विधायक हैं जिन पर इस तरीके का शिकंजा कसता हुआ ईडी का नजर आ रहा है। इससे पहले जो दूसरे कांग्रेस विधायक थे सतीश कृष्ण सेल, उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा था। यस। जो कारवार के एमएलए है सतीश सेल, वहां पे भी छापामारी हुआ था। वो तो इलीगल आयरन और उस केस में सतीश सेला को पनिशमेंट भी हुआ था। जो 6 केसेस उनसे लगा हुआ था, एक केस में 6 साल उन्हें कोर्ट भी शिक्षा प्रकट भी किए थे। तो लेकिन अभी सतीश सेला जो है बेल के ऊपर बाहर है। उनको एमएलए के स्थान से भी सस्पेंड भी कर चुके थे। जो आयरन ओर है ना, वो इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। वो बल्लारी से लेकर बेलेचरे जो पोर्ट तक इलीगली व्यवहार कर रहे थे। इसी मामले में उनके ऊपर 6 से 7 केस दर्ज हुआ था। एक केस में उन्हें 6 साल सुप्रीम कोर्ट की आदेश दिया था और उसके साथ साथ उन्हें फाइन भी लगाया हुआ था। उनके साथ बहुत लोग हैं, उनको भी हिरासत में भी लिया था। तो इसी केस के सिलसिले में सीबीआई भी जांच कर चुके थे। पहले ही लोकायुक्त उस केस में एंट्री हुआ था, उसके बाद सीबीआई। तो अभी कुछ दिनों से पहले ईडी ने भी वहां पे रेड कर वहां पे भी उनका भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटल एविडेंसेस है, वो सब वहां पे गोवा और कारवार, वहां पे भी कर्नाटक में बहुत ठीक ज्योति, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग विधायक इस समय भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं और केसी वीरेंद्र पर भी अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक से एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सनसनीखेज है, क्योंकि कर्नाटक में धर्मस्थल में सामूहिक अंत्येष्टि मामले, यानी कि शवों को जलाने दफनाने का एक नया मामला सामने आया और इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। कई साल पहले शवों को दफनाने का दावा करने वाले मास्कमैन चिन्नैया उर्फ चेन को 10 दिनों के लिए एसआईटी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। बेलथांगडी कोर्ट ने एसआईटी की मांग को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किया है। अब अगले 10 दिनों तक एसआईटी पुलिस
चिन्नैया से गहन पूछताछ करेगी। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस झूठी शिकायत के पीछे कौन सा गिरोह है और चिन्नैया को क्या क्या लालच दिए गए हैं। चिन्नैया ने पहले जो खोपड़ी लाई थी उसके स्रोत के बारे में भी एसआईटी अधिकारियों को बताने में वह विफल रहा है। खोपड़ी के मूल को उजागर नहीं करने के कारण मास्कमैन को गिरफ्तार किया गया। मास्कमैन चिन्नैया को एक गिरोह ने 2 लाख रुपए दिए थे और झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। उस प्रशिक्षण के बाद चिन्नैया ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज की थी। गिरोह ने चिन्नैया को एक खोपड़ी दी थी और उसे पुलिस और कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा था। अब एसआईटी अधिकारी इस गिरोह के बारे में जांच करेंगे और चिन्नैया से इस बारे में गहन पूछताछ करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि पहली खोपड़ी कहां से लाई गई थी। तो बेहद ही सनसनीखेज मामला कर्नाटक का ये जो मामला सामने आ रहा है कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता शिकायत लेके पुलिस के पास आता है कि 1998 से लेके 2014 तक कर्नाटक के एक धर्मस्थल यानी कि एक मंदिर में वे सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था और उसने कई लाशों को दफनाने और जलाने का काम किया है और ये सब उसने कुछ प्रेशर में किया। अब 2014 के बाद उसने कहा, जो शिकायतकर्ता बयान लेकर आता है वो कहता है कि मेरे कोई एक रिश्तेदार का भी यहाँ रेप होता है और फिर मुझे प्रेशर किया जाता है उसकी लाश को भी दफनाने के लिए। ये पूरा मामला जुलाई से हाहाकार मचाया हुआ है कर्नाटक में और अब शिकायतकर्ता को ही एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है शक पे, क्योंकि एसआईटी का कहना है कि बयानों में फर्क नजर आ रहा है। तो बेंगलुरु से एक बार फिर हमारे साथ ज्योति दफेदार जुड़ गई हैं। आइए ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति, किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लग रही ये स्टोरी, क्योंकि कर्नाटक में इतना बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आता है जिसमें शिकायतकर्ता ही अब कटघरे में आ गया है शक के। एसआईटी बनाई जाती है उसी के कहने पर कि उसने 1998 से लेकर 2014 तक कई लाशों को दफनाया है, जलाने का काम किया है। अब एसआईटी जब 16 जगहों पर तलाशी करती है उसके बाद यही शख्स मास्कमैन कटघरे में आ जाता है। धर्मशाला की जो सनसनी केस है, एज यू सेड, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज। जो मास्कमैन है, इतने दिनों तक उसे भीमा भीमा कहते थे। जो मास्कमैन की रियल नेम है चिन्नैया। चिन्नैया को अभी 10 दिनों के लिए एसआईटी की पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। जो बेलतंगली कोर्ट ने एसआईटी की मांग को स्वीकार करते हुए यहाँ आदेश दिया है। जैसे हम इस केस की जो शिकायत करता है वो ही अभी एसआईटी की कब्जे में है। 10 दिनों तक अभी एसआईटी जो है उसका पूरा जांच करेगी, पूरा पूछताछ करेगी, क्योंकि इस मामले को लेकर ये बहुत सीरियस मामला था। क्योंकि बीजेपी लीडर जो कह रहे पहले से ही दिन से कह रहे हैं इस मामले के पीछे बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। अभी जो शिकायत करता है उसने कहा था कि मैं 1994 से लेकर 2014 तक यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर में आकर मैंने यहाँ पे लाशों को दफनाया था। लेकिन जो फर्स्ट वहाँ पे जो स्केलेटन को फाइंड आउट करने में वो विफल हुआ, तो इसलिए जो उसका जो साक्ष्य है, जो स्टेटमेंट वो दे रहा था, उसमें बहुत डिफरेंस भी नजर आ रहा था। तो ये सब मामलों को लेकर एसआईटी ने अभी उसे ही गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इसी मामले को लेकर बहुत मतलब इधर उधर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। उसका जो ज्योति, यहाँ हम आपसे वो कर्नाटक के धर्मस्थल के बारे में भी पूछना चाहेंगे। कौन सा ये मंदिर है जहाँ से ये मामला सामने आ रहा है? हाँ भावना, जो कर्नाटक में धर्मस्थल है, जो श्री क्षेत्र मंजुनाथ, कर्नाटक से लेकर देश भर में बहुत बड़ा फेमस है। ये तो श्रद्धालुओं के केंद्र है। यहाँ पे रोज लाखों संख्याओं में भक्त लोग आते हैं। ये तो जब से ये शुरू हुआ है यहाँ पे, मैंने शवों को दफनाया है, लाशों को दफनाया है। उस वक्त से लेकर यहाँ तक जो श्रद्धालु थे उनके जो भावनाओं को ठेस पहुंचा हुआ है। जो श्रद्धालु भी कहते थे, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, मैं भी वहां पे जाती रहती हूँ, रोज वहां पे लाखों लोग भक्त लोग आते रहते। लेकिन जब से ये मास्कमैन वहां पे आया है, उसने कहा कि 13 जगह है, 12 जगह है, 13 जगह है, यहाँ पे मैंने शवों को दफनाया है, यहाँ पे इस जगह पे है। उसने एक तरह से एसआईटी को भी सुनने में आ रहा है कि एसआईटी को भी उसने गुमराह किया। लेकिन वहां पे 2 या 3 जगह पे स्केलेटन मिला था,
पूरे जगह पे नहीं मिला था। तो इसी को लेकर उसके जो स्टेटमेंट है उसी ने बताया कि अभी मैंने दबाव में आकर ये सब किया था। जी लेकिन ज्योति, यहाँ मैं आपसे ये भी अभी पूछना चाहूंगी, शिकायत करता है, खोपड़ी लेकर आता है, कंकाल लेकर आता है, कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को दफनाने का और जलाने का काम किया है, लेकिन अब मैं दबाव में नहीं रहूंगा, अब मैं न्याय की गुहार लेकर आप सबके सामने आया हूं। अब एसआईटी तलाश करती है, जब से एसआईटी ने तलाश करना शुरू किया है और जहां जिन जिन मिट्टी के सैंपल लिए हैं, क्या कोई कंकाल पाए गए हैं? हाँ हाँ, वो ही एक्चुअली उसने 13 जगह पॉइंट किया था, लेकिन एसआईटी पुलिस ने 17 जगह पे भी वहां पे तलाश किए हैं, लेकिन वहां पे 2 या 3 जगह पे स्केलेटन मिला है, उतना ही, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं मिला है। जब अभी उस स्केलेटन को अभी एफएसएल रिपोर्ट भी आना बाकी है। वो कह रहा था कि जो लाशों में बहुत महिलाओं की लाश थी और रेप हुआ था, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, तो इसलिए मैंने वो दबाव में आकर मैंने वहां पे दफनाया। लेकिन जो केस के दूसरे दूसरे एंगल अगर हम देखें तो उसी का बीवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। वो जो कुछ भी कह रहा है वो पैसों के लिए कर रहा है, पैसों की लालच में आकर कर रहा है। वो जो कुछ भी धर्मस्थल के बारे में कह रहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उसका जो दोस्त था वो भी कह रहा है कि जो कुछ भी वो कह रहा है सब झूठ है। बिल्कुल ज्योति, तो बहुत बड़ा मामला है, इसमें आगे भी अपडेट आती रहेगी, लेकिन यहाँ राजनीति भी शुरू हो गई है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक से ये 2 अहम खबरें थी, लेकिन आइए अब आपको बता देते हैं मौसम का हाल। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डालकर रखा है। राजधानी देहरादून सहित कई जनपदों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष प्रवर्तीय जिलों और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का तीव्र दौर जारी रहने वाला है। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? एलआईसी के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। एलआईसी हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां शुक्रवार को आधी रात में बादल फटने से भारी तबाही मची है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र सहित आसपास के गांव में आधी रात को बादल फटने की घटना के बाद घरों में, बाजारों में मलबा भर गया है, जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पूरी नजर है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और फौरन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस को घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे में दब गए हैं। प्राकृतिक आपदा में एक शव मिला है और एक लापता की तलाश जारी है। वहीं आपदा में परिसंपत्तियों को जहां एक और भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं प्रशासन ने 2 राहत शिविर खोले हैं, जहां सोलर लाइट, तिरपाल, कंबल आदि का वितरण किया जा रहा है। और इस समय थराली से मौजूद हैं हमारे संवाददाता भानु प्रकाश। आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भानु, अगर अभी के हालात की बात की जाए तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है? जी आपको बताऊं यहाँ की ताज़ा हालत। सबसे पहले तो यहाँ पर कई जगह रास्ते जो है अवरुद्ध है और यात्रियों को जो है यहाँ पर अपने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जो है पैदल ही जो है यहाँ से जाना पड़ रहा है। साथ में जो है थराली से और जहाँ पर ये ज़्यादा आपदा आई है चेपड़ों में, वहाँ तक जो है पैदल जाना पड़ रहा है। पूरे 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जहाँ पर हमको भी जो है पैदल ही जाना पड़ा है। कई जगह जो है भारी मलबा आया है, उसमें कीचड़ है और ऊपर से जो है मलबा आने का भी बहुत बड़ा खतरा हो रखा है। तो इस वक्त की स्थिति जो है बहुत, अभी जो है हालत बहुत सुधरे नहीं है।
अगर जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है चेपड़ों, जहां पर लगभग 12 से अधिक दुकानों को नुकसान पहुंचने की बात हो रही है। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अब सेना के जवान भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और इससे पहले जो है वहां पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैदी से इस रास्ते को खुलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े बोल्डर वहां पर आए हुए हैं, उनको हटाने में लगभग अगर ज्यादा से ज्यादा भी अगर वहां पर राहत बचाव कार्य चले तो लगभग 1-2-3 दिन भी लग सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं वहां पर जान माल की बात करूं तो 11 लोग वहां पर कुल घायल हैं। एक जो बुजुर्ग है वो जो है मलबे में अभी भी दबा हुआ है, उसकी खोजबीन की जा रही है। तमाम जो खोजी कुत्ते हैं या जिन लोगों से जिससे भी जो है वहां पर पता लग सके कि कहां पर शव हो सकता है, उसकी भी वहां पर पूरी तैयारियां चल रही है। पूरी तरह से वहां पर जो है कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस शव को निकाला जाए और परिजनों के सपोर्ट किया जाए। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं राहत और बचाव कार्य की तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो 11 घायल हैं उनको जो है अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है यहाँ राड़ी बगड़ में जहाँ पर एसडीएम कार्यालय है वहाँ पर बनी हुई है। यहाँ के विधायक भोपाल राम टमटा जी भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को राहत देने का यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। जी, साथ साथ आपसे भानु प्रकाश ये भी पूछना चाहेंगे, कितने लोगों के लापता होने की यहाँ खबर बताई जा रही है, क्योंकि बादल फटा उसके बाद बहुत सारा मलबा आ गया है घरों में, दुकानों में, तो ऐसे में उन लापता लोगों को तलाशने का किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर बादल फटने की जो घटना है वो सिर्फ जो है थराली ब्लॉक में एक जगह नहीं हुई है। थराली बाजार में भी 12 से 13 दुकानें जो है पूरी तरह से जिनमें मलबा आ गया है, अंदर सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, उसको निकालने का भी कुछ काम किया जा रहा है और बहुत ज्यादा वहां पर कीचड़ हो गया है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि चेपड़ों में भी और कई जगह राड़ी बगड़ में भी जो है कई घरों के अंदर मलबा भरा है। और इसके साथ साथ अगर रास्ते की मैं बात करूं तो रास्ता भी पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, बहुत मुश्किल लोगों को हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर अभी तक बात आ रही है कि कितने घायल हैं, तो 11 जो है लोग घायल हैं और एक जो है अभी बुजुर्ग आदमी है जो कल रात इस आपदा में जो है फंस गए थे और उनका भानु इधर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई जिलों में इस समय ऑरेंज अलर्ट या फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है कि अभी भी वहां बारिश का दौर जारी है? क्या वो चुनौती बनी हुई है? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है अनाउंस भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आज भी जो है बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए हैं। जिनके पास अपने सुरक्षित स्थान नहीं है वहां पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी और वहां पर पहुंचे और जो है किसी भी तरह का कोई खतरा जो है लेने की वहां पर जो है जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है अलर्ट यहाँ पर जो है किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भानु, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत बंद है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई कुट्टी हो गई है। Negotiations are still going on, but the bottom line is, we have some red lines. People do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, what happens is we have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. आइए आगे बढ़ते हैं। कभी गेमिंग महज एक टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन मनी गेम्स इंडस्ट्री में बदलता चला गया। लेकिन इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चलते कई परिवार भी बर्बाद हुए।
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और आतंकवाद को फंडिंग तक में इन्हीं मनी गेम्स ने संलिप्तता पाई गई। ऐसे में इस इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लाया गया। मेरी सहयोगी ममता चोपड़ा से कार्यक्रम साइबर अलर्ट के पॉडकास्ट में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने इसे वक्त की जरूरत बताया। ये ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था। बहुत युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के बीच में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। प्रैक्टिकली एवरीबडी, सबका कोई एक पर्सनल स्टोरी था। कोई उनका जानकार जो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो, कोई उनका जाना पहचाना आदमी जिस पे पैसा खोया हो, ऐसे कहानियाँ सबके पास थी। सो लोगों का यही था कि ये सरकार ये कदम लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसको ज़रूर वो सराहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये एक सोशल कॉज के लिए मुताबिक देखा जाए। और आज रात 10 बजे साइबर अलर्ट कार्यक्रम में आप देख सकते हैं ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन मनी गेमिंग का पूरा सच सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऑनलाइन मनी गेम्स, क्या है इनके पीछे का सच? क्यों सरकार ने लिया है बड़ा फैसला इन्हें प्रतिबंधित करने का? जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। इसमें ये देखने की ज़रूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे। ये काफ़ी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऑनलाइन मनी गेम्स, क्या है इनके पीछे का सच? क्यों सरकार ने लिया है बड़ा फैसला इन्हें प्रतिबंधित करने का? जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। इसमें ये देखने की ज़रूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे। ये काफ़ी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में और आपको बताएंगे इससे होने वाली जटिलताएं और उनसे बचाव के उपाय। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 24 अगस्त सुबह 8 बजे टोटल